प्यारे बच्चों, जय हिंद। 10वीं कक्षा में हमारा आज का कार्यपत्रक है 73 और हम कृतिका पुस्तक से जॉर्ज पंचम की नाक पाठ पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हमने जाना कि रानी एलिजाबेथ जो कि भारत दौरे पर आ रही हैं और भारत में उनके शाही दौरे की खूब अच्छी तैयारियां हो रही हैं। ऐसे में पता चलता है कि इंडिया गेट के सामने लगी जॉर्ज पंचम की मूर्ति के नाक ही नहीं है और उसे अपने सम्मान का प्रश्न बनाते हुए सब उसकी खोज में लग गए हैं कि ये पत्थर कहाँ मिलेगा। इसके लिए एक मूर्तिकार को बुलाया गया है। मूर्तिकार उन्हें तरह तरह के उपाय बता रहा है और उसने ऐसा उपाय भी बताया जो कि हमारे सम्मान की नहीं, हमारे नाक कटने की बात है। कि उसने ये भी कहा कि यदि आप लोग इजाज़त दें तो मैं देश भर का दौरा करके अपने देश के नेताओं में से किसी एक की मूर्ति की नाक काट कर लगा दूंगा। लेकिन ऐसा कहीं हो सकता था भला? वो सब जगह नाप कर आ गया, लेकिन हमारे देश के नेताओं की मूर्तियों की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी ही निकली, अर्थात हमारा सम्मान तो बड़ा है ही। तो जब मूर्तिकार ने ये सब आकर बताया तो उसके बाद क्या हुआ? सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढाढ़स बंधाते हुए आगे कहा, यानी उन्हें हिम्मत बंधाते हुए कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। ये सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी हैं। अब बताइए मैं क्या करूं? तो ये एक प्रतीक भी है इस बात का कि जो बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले छोटे छोटे बच्चों की मूर्तियां हैं, उन छोटे बच्चों की मूर्तियों की नाक भी जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक से बड़ी है, यानी उनका सम्मान भी एक विदेशी के सम्मान से बहुत बड़ा है। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक ना लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का क्या मतलब? ये तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी नहीं थी, तो वो चाहता था किसी भी तरह वो ये काम कर ही दे। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा, यानी चमका एक हैरत अंगेज ऐसा ख्याल जो कि आ ही नहीं सकता था, लेकिन उसके दिमाग में आया और उसने पहली ही वाली शर्त दोहराई। क्या शर्त थी पहले? कि किसी को पता ना चले। तो जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबने परेशान होकर मूर्तिकार की ओर। सबको परेशान देखकर वो मूर्तिकार कुछ अकबकाया और धीरे से बोला, आप क्यों घबराते हैं? ये काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। ये जो 40 करोड़ में से एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए, ये जो संवाद आप देख रहे हैं ना, ये 40 करोड़ कौन है? ये 40 करोड़ इस देश के वासी हैं, यानी वो चाहता है किसी जिंदा व्यक्ति की नाक को काट कर लगा दिया जाए और कमेटी ने उसकी इजाजत भी दे दी। देख रहे हैं आप, दिखावे की पराकाष्ठा। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। न्यूज़पेपर में यानी सभी अखबारों में छप गया कि जी ये भी प्रबंध हो जाएगा, रानी के आने की सारी तैयारियां हो गई हैं। नाक लगने से पहले फिर हथियार बंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई, सारी काई वगैरह साफ की गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वो सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। ये सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। आखिर जनता को सब कुछ पता कहाँ होता है कि क्या तैयारियां चल रही हैं। तो रानी के आने का दिन नजदीक आ रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वाले से कुछ और मदद मांगी, वो उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ
कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए, और ये दिन आया। जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों में खबरें छपी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने लायक थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, यानी किसी बड़े नेता ने कोई फीता नहीं काटा था। कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी। कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, यानी कोई अभिनंदन समारोह, स्वागत समारोह भी नहीं हुआ। कोई मान पत्र भेंट करने की नौबत भी नहीं आई थी कि किसी को सम्मान भेंट करने का कोई समाचार छपा हो। किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था। किसी का ताजा चित्र तक नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी बुद्ध के लिए, यानी वो भी उस मूर्ति के लिए चाहिए थी। तो आखिर ये नाक किसकी कट गई थी जो सारे अखबार चुप थे? ये नाक हमारे देश की कट गई थी। एक विदेशी जो आतताई बनकर हम पर वर्षों तक शासन करता रहा, उसकी एक मूर्ति जो हमारे देश में लगी है, उस मूर्ति की नाक लगाने के लिए हमारे देश के किसी एक व्यक्ति के जिंदा नाक को काटकर वहां पर लगा दिया गया है। इतनी शर्मनाक बात उनको खुद भी हजम नहीं हो रही थी जिन्होंने ये सब किया था। तो सारे अखबार खाली पड़े थे। हम कुछ कहने लायक नहीं थे। चलिए अब हम प्रश्न करते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक को फिर से लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयास किए? प्रश्न 2, नाक लगाना उससे पहले क्या क्या तैयारियां की गई? प्रश्न 3, अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया? प्रश्न 4, जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाले खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? प्रश्न 5, एक गतिविधि है कि ये पाठ एक व्यंग रचना है। इसमें मौजूदा व्यवस्था पर कुछ कथनों के द्वारा करारी चोट की गई है, जैसे फाइलें सब कुछ हजम कर चुके हैं। इस पाठ में प्रयुक्त इस प्रकार के कई कथन हैं, उन्हें ढूंढिए और ढूंढ कर लिखिए, जिससे पता चलता हो कि मौजूदा जो सरकारी तंत्र में कार्य होते हैं उन पर कुछ कथनों के द्वारा करारी चोट की गई हो। तो बच्चों जल्दी से इस कार्य को कर लो और इस कार्य को करके